Hello student, welcome to the Grisha Conceptual Classes for Science and Mathematics. In this video, I am going to discuss the next topic of class 10, chapter 12 electricity, that is Ohm's law. ठीक है, Ohm's law क्या होता है? सबसे पहले Ohm's law किसने दिया था, किसने डिफाइन किया था? वो थे जर्मन फिजिस्ट जॉर्ज साइमन ओम। इन्हीं के ऊपर इस लॉ का नाम रखा गया ओम। ओम लॉ क्या बताता है? हमें रिलेशनशिप बताता है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर एंड अ करंट फ्लोइंग थ्रू। एक कंडक्टर है, सर्किट में कंडक्टर कनेक्ट किया हुआ है, उसके थ्रू कुछ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है। पोटेंशियल डिफरेंस कैसे अप्लाई करेंगे उसके अक्रॉस? बाय कनेक्टिंग सम सोर्स ऑफ बैटरी। ठीक है, तो उसके थ्रू जब करंट फ्लो करेगा तो उन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है? रिलेशनशिप का मतलब अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज कर रहे तो करंट क्या इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। ठीक है, तो ये हमें रिलेशनशिप के बारे में बताएगा कि इंक्रीज हो रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो जॉर्ज साइमन ओम ने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया। उन्होंने क्या किया, एक निक्रोम वायर में एक्स वाई लेंथ की। ठीक है, निक्रोम वायर क्या होती है? निक्रोम इज एन अलॉय। निक्रोम, व्हाट इज निक्रोम? इट इज एन अलॉय ऑफ निकल, क्रोमियम, मैग्नीज एंड आयरन। ओके, कुछ मेटल्स के नाम इसके आप नेम से भी लर्न कर सकते हैं। निकल, क्रोमियम, मैग्नीज एंड आयरन, इट इज एन अलॉय ऑफ ऑल दिस मेटल्स। ठीक है, तो इसके हमने एक सर्किट बनाया जिसके अंदर हमने एक निक्रोम वायर ली एक सर्टेन लेंथ की। ठीक है, उसको हमने एक बैटरी सोर्सेज से कनेक्ट किया। यहाँ पे हमने 4 सेल्स लिए हैं, हर सेल की वोल्टेज V है। ठीक है, सपोज हर सेल की वोल्टेज 1.5 वोल्ट है। ठीक है, तो V वोल्टेज, V वोल्टेज, V वोल्टेज, V वोल्टेज, इन चारों सेल्स को हमने सीरीज में कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, और इस सर्किट के थ्रू, इस निक्रोम वायर के थ्रू कितना करंट फ्लो हो रहा है उसको मेजर करने के लिए हमने यहाँ पे एनोमीटर लगा दिया है। मैंने आपको बताया था एनोमीटर किसमें कनेक्ट होता है? सीरीज में कनेक्ट होता है। सीरीज का मतलब है जो करंट इसके थ्रू फ्लो हो रहा है वही करंट इसके थ्रू फ्लो होगा। ठीक है, अलग से कोई ब्रांच नहीं बन रही है, उसको कोई अलग से पाथ नहीं मिल रहा है करंट को जाने के लिए। एंड इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ रहा है, पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्रॉप कितना आ रहा है, उसको मेजर करने के लिए हमने इसके दोनों एंड की तरफ वोल्ट मीटर लगा दिया गया है, विच इज डिनोटेड बाय सिंबल V। ठीक है, हमने क्या बोला था? वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। तो पैरेलल का मतलब है कि हम एक ब्रांच बना रहे हैं। इस पॉइंट के अक्रॉस हमें वोल्टेज मेजर करनी है, इस पॉइंट के अक्रॉस हमें पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, तो हम एक और ब्रांच कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक और ब्रांच बना दी और इसका हमने ले लिया वोल्टामीटर। ठीक है, यहाँ पे हमने वोल्टामीटर कनेक्ट कर दिया, यहाँ पे हमने की कनेक्ट किया। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस सर्किट में पहले सिर्फ ये बैटरी कनेक्ट करेंगे, सिर्फ ये सेल कनेक्ट करेंगे, सॉरी नॉट बैटरी, हमने सिर्फ एक ये सेल कनेक्ट किया 1.5 वोल्ट की। ठीक है, जब हमने ये कनेक्ट किया सर्किट के अंदर तो इसके अंदर कुछ करंट फ्लो होगा। ठीक है, कुछ करंट फ्लो होगा और कुछ वोल्टेज ड्रॉप आएगी। वो यहाँ पे हम एक टेबल बनाएंगे, सीरियल नंबर ऑफ सेल्स आर, सीरियल नंबर इज 1 2 3 4, नंबर ऑफ सेल्स यूज इन द सर्किट। यहाँ पे हम कितने सेल यूज कर रहे हैं? अभी हम एक ही सेल यूज कर रहे हैं तो हम 1 लिखेंगे, इसके अक्रॉस हम करंट मेजर करके लिखेंगे, इसके अक्रॉस हम पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेंगे और हम V/I का रेशियो निकालेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट, इन द नेक्स्ट साइकिल व्हाट वी विल डू, हम लोग इस कनेक्शन को रब करके हम यहाँ पे कनेक्शन बनाएंगे। अब सर्किट में कितने सेल्स आ गए? अब दिस इज द कंप्लीट सर्किट, अब ये कंप्लीट सर्किट बन गया आपका। ठीक है, तो इसका मतलब अब कितने सेल्स आ गए हैं सर्किट के अंदर? 2 सेल्स। तो यहाँ पे हम 2 सेल्स नोट करेंगे, करंट नोट करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस नोट करेंगे, अगेन हम V/I का रेशियो निकालेंगे। देन इन द नेक्स्ट सर्किट व्हाट विल वी डू, we will connect 3 cells। अब हम 3 सेल सर्किट में कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे ये ऐसे आ जाएगा। ठीक है, अगेन we will note down the readings and in the next phase what we will do, we will connect all the 4 cells in the circuit। हमने 4 सेल्स सर्किट में कनेक्ट कर दिए और हमने करंट और पोटेंशियल डिफरेंस और V/I रेशियो। तो जब जॉर्ज साइमन ओम ने ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था तो उन्होंने जब ये सब कुछ किया और V/I रेशियो निकाला तो उन्होंने देखा इसकी वैल्यू एक कांस्टेंट आ रही है। कांस्टेंट का मतलब क्या है
कि V बाय आई की जो रेशियो आ रही है हर जगह सेम आ रहा है, चारों केसेस में सेम आ रहा है। ये V बाय आई रेशियो चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। तो यही उन्होंने बोला था कि V बाय आई का जो रेशियो है वो ऑलवेज क्या रहता है, कांस्टेंट एट गिवन टेम्परेचर। अगर हम ये रेजिस्टेंस जो है चेंज नहीं कर रहे, एक तो जो एक्सपेरिमेंट हम कंडक्ट कर रहे हैं उसका टेम्परेचर चेंज नहीं कर रहे, और ये निक्रोम वायर जो लिया है इसका लेंथ, एरिया हम कुछ भी चेंज नहीं कर रहे, हमने सेम रेजिस्टेंस लिया है। बस हम लोग क्या वेरी कर रहे हैं, हर बार वोल्टेज को वेरी कर रहे हैं। ड्यू टू वेरिंग इन द वोल्टेज हर बार क्या वेरी हो रहा है, करंट भी चेंज हो रहा है, ठीक है। तो दोनों का जो रेशियो निकाला, रेशियो हर बार क्या आ रहा है, कांस्टेंट, ठीक है। तो उन्होंने उसके बाद ही ग्राफ प्लॉट किया, करंट आई एम्पियर, पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट, इन दोनों के बीच में एक ग्राफ प्लॉट किया एंड दिस ग्राफ कम आउट टू बी स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या है, इसका स्लोप क्या है, हर बार सेम, स्लोप सेम है, इसका मतलब जो V और I का जो रेशियो निकला है वो क्या निकला है, कांस्टेंट। क्या निकला है, कांस्टेंट, ठीक है। तो अब हम पहले मतलब समझेंगे इसका, V बाय आई रेशियो होता क्या है। तो उन्होंने क्या बोला, आप क्या लिखोगे, ओम्स लॉ, दैट एट गिवन टेम्परेचर, टेम्परेचर गिवन है, कांस्टेंट है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द पोटेंशियल डिफरेंस applied across the conductor or ends of the metallic wire, that is V, is indirectly proportional to the current flowing through the conductor, ठीक है। This is the Ohm's law, ठीक है। Ohm's law क्या बोलता है, टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहना चाहिए, टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए, और जो मेटेलिक वायर है वो भी चेंज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सेम थिकनेस, सेम लेंथ की हमने मेटेलिक वायर लिया, और हर बार जब वोल्टेज सोर्स को चेंज किया तो करंट भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। और कैसे करंट चेंज हो रहा है, वोल्टेज इंक्रीज हो रही है तो करंट भी इंक्रीज हो रहा है, वोल्टेज डिक्रीज हो रहा है तो करंट भी डिक्रीज हो रहा है, अगर वोल्टेज 2 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है तो करंट भी 2 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है। दिस शोज दैट V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ की आप डेफिनेशन क्या लिखेंगे, यू कैन राइट इट दैट एट कांस्टेंट टेम्परेचर द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर और अ गिवन मेटेलिक वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट, ठीक है। कांस्टेंट नहीं, कांस्टेंट। जब इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाया तो कुछ कांस्टेंट आएगा, ठीक है। तो क्योंकि हम लोग इस तरह से कैलकुलेशन नहीं कर सकते, इक्वल टू भी कन्वर्ट किया, तो उन्होंने जब कांस्टेंट हटाया तो क्या आया, R, क्या आया, R, दिस इज RI। तो V इज इक्वल टू RI और IR। R क्या होता है, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, क्या होता है, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। तो अगर आप इसको लेकर आएंगे इधर तो V बाय I क्या निकलेगा, R, विच इज कांस्टेंट। हर बार जो वैल्यू है वो क्या आ रही है, कांस्टेंट आ रही है। तो y एक्सिस पे हमने क्या प्लॉट किया, V, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस, और x एक्सिस पे हमने क्या प्लॉट किया, दैट इज I। तो जब हमने V और I का रेशियो निकाला तो क्या निकला, R, विच इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ द ग्राफ। क्या निकला, ये स्लोप ऑफ द ग्राफ निकला। आई होप यहाँ तक आपको। तो हमने क्या पढ़ा, दैट V इज इक्वल टू IR एंड R इज इक्वल टू V बाय I, ठीक है। अब हम ग्राफ हमने जो देखा था, हमने ग्राफ क्या देखा था, दिस इज अ V एंड दिस इज अ I। ये ग्राफ हमारा स्ट्रेट लाइन का था। स्लोप हम लोग कैसे निकालते हैं, स्लोप होता है हमारा y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1, ठीक है। मतलब कोई भी दो पॉइंट्स लेंगे, उन दोनों पॉइंट्स के x1 y1 कोऑर्डिनेट्स लेंगे, x2 y2 कोऑर्डिनेट्स लेंगे, और दोनों को y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 करेंगे। अब y2 माइनस y1 करके क्या आ रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है, और x2 माइनस x1 करके क्या आ रहा है, करंट आ रहा है। तो V बाय I, ये हमारा जो स्लोप है ये किसके इक्वल आ रहा है, R के इक्वल आ रहा है, दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर R, ठीक है। तो R होता क्या है,
R होता है, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर बाय विच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट। रेजिस्टेंस, रेजिस्ट कर रहा है, रोक रहा है, मतलब अगर उसके थ्रू, एक कंडक्टर के थ्रू करंट फ्लो हो रहा है, चार्जेस फ्लो हो रहे हैं। करंट कब फ्लो करता है? जब चार्जेस फ्लो होते हैं, जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं। तो उसके फ्लो को रोकना, उसके पाथ को, उसकी स्पीड को कम करना, उसको हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, जैसे होता क्या है, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे आर नॉट एग्जैक्टली फ्रीली टू मूव इनसाइड द कंडक्टर। उसमें और भी बहुत सारे एटम्स होते हैं, उनकी न्यूक्लियस होते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। अट्रैक्ट करेंगे तो उनकी स्पीड क्या होगी? कम होने लग जाएगी। ठीक है, तो वो कितनी इजीली उससे फ्लो करते हैं उसके ऊपर डिपेंड होता है रेजिस्टेंस। ठीक है, अगर हम कंडक्टर की बात करें तो कंडक्टर में जो फ्लो होता है वो बहुत इजी होता है एज कम्पेयर टू इंसुलेटर्स एंड द सेमीकंडक्टर। तो इसका मतलब द कंपोनेंट थ्रू विच इलेक्ट्रॉन्स कैन फ्लो इजीली, उनको हम क्या बोलते हैं? कंडक्टर्स। तो उनकी रेजिस्टेंस क्या होगी? एक्सक्यूज मी, बहुत लो होगी या हाई होगी? इट्स वेरी लो, क्योंकि इजीली फ्लो कर रहे हैं, इसका मतलब उसको रोक, जो उसको फोर्स है जो उसको रोक रहा है वो बहुत कम है, तो वो रेजिस्टेंस क्या है उसका? बहुत कम है। ठीक है, अगर उसके थ्रू करंट नहीं फ्लो कर पा रहा है, इसका मतलब उसका जो ऑब्स्ट्रक्शन है वो बहुत ज्यादा है। इट मीन्स उसको हम क्या बोलते हैं? इंसुलेटर्स। क्या बोलते हैं? इंसुलेटर्स। और जिनके थ्रू इलेक्ट्रॉन्स ना तेजी से जा पा रहे हैं ना ज्यादा रुक पा रहे हैं, मतलब उनकी स्पीड कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बीच की है, उनको हम क्या बोलते हैं? सेमीकंडक्टर्स। क्या बोलते हैं हम? सेमीकंडक्टर्स। तो रेजिस्टेंस क्या है? इट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ एनी कंडक्टर, ठीक है, बाय विच द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ऑब्स्ट्रक्टेड। ठीक है, जिससे जो इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो है वो ऑब्स्ट्रक्टेड है, जिसको रोका जा रहा है। तो जो रेजिस्टेंस की यूनिट होती है दैट इज ओम। क्या होती है? ओम, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस लेटर। तो 1 ओम को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? वोल्टेज क्या होगा? 1 वोल्ट, एंड करंट क्या होगा? 1 एम्पियर। तो 1 ohm is the resistance of the conductor when voltage of 1 volt is applied across its end and 1 ampere of current will flow through it. ठीक है, तो this is the definition of 1 ohm resistance. Okay, अब देखो यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है? रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो करंट क्या होगा? कम होगा। अब आप खुद ही सोच के देखिए, अगर रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो मतलब इलेक्ट्रॉन्स कम फ्लो कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स कम फ्लो कर रहे हैं, कम फ्लो क्यों कर रहे हैं? रेजिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से उनका जो फ्लो है वो ऑब्स्ट्रक्ट है, उसको रोका जा रहा है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली करंट कम होगा, और रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट क्या होगा? ज्यादा। तो R जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? करंट की। किसके? करंट के। एंड जो R है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वोल्टेज की। ठीक है, तो आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया, ये आपको याद रखना है। R is inversely proportional to the current. More the current flow, it means less will be the resistance, and less will be the current flow, it means more will be the resistance. तो आपको 1 ohm, 1 volt और 1 ampere का मीनिंग समझ में आ गया। अब यहाँ पे मैं एक और ग्राफ डिस्कस करना चाहती हूँ, दैट इज I by V ग्राफ। ये कौन सा ग्राफ है? इसको हम बोलते हैं VI ग्राफ। क्या बोलते हैं हम? VI ग्राफ। VI क्यों बोल रहे हैं? V मतलब y एक्सिस, I को हम कहाँ पे रख रहे हैं? X एक्सिस। अगर इसी चीज को हम चेंज कर दें, अगर हम यहाँ पे, सॉरी इट इज नॉट कमिंग आउट स्ट्रेट लाइन, अगर यहाँ पे मैं V रख दूं, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस को दिस इज वोल्टेज वोल्ट में एंड दिस इज करंट एम्पियर में, अगर मैं ये ऐसे रख दूं, यहाँ पे करंट आई है, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है, तो इसका स्लोप क्या होगा? स्लोप क्या होता है? y2 minus y1 upon x2 minus x1। तो y2 minus y1 हमें यहाँ पे क्या देगा? करंट। क्या देगा? करंट। और x2 minus x1 क्या देगा? I by v। अब यहाँ पे देखो, R क्या था? v by I। ठीक है, अगर मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूं, I by v कर दूं, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? 1 by R के। मैंने जस्ट रेसिप्रोकल किया, इस साइड रेसिप्रोकल किया है, तो I by v। अब एक जगह रेसिप्रोकल तो नहीं कर सकती, अगर एक ही जगह करूंगी तो मेरी इक्वेशन रॉन्ग हो जाएगी, और इसको क्या लिख रही हूँ? 1 by R। या आप ये कह सकते हो इस v को इधर ले आओ और इस R को उधर ले जाओ।
ठीक है, तो I बाय V इज इक्वल टू 1 बाय, तो I बाय V यहाँ पे क्या आ रहा है, 1 बाय R के इक्वल आ रहा है, रेजिस्टेंस 1 बाय R के इक्वल आ रहा है। और यहाँ पे VI ग्राफ में V बाय I क्या था, R, और IV ग्राफ में आपको याद रखनी है चीज, IV ग्राफ में जो स्लोप है वो किसके इक्वल आ रहा है, 1 बाय R के। तो सपोज यहाँ पे दो वायर की ग्राफ प्लॉट किया है सर्किट में, एक A वायर लिया था और फिर हमने एक B वायर लेके एक्सपेरिमेंट किया है, ठीक है। तो अब इसमें पूछ रहा है किसका स्लोप ज्यादा है, किसका स्लोप, किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, A का रेजिस्टेंस ज्यादा है या B का रेजिस्टेंस ज्यादा है। मेरा क्वेश्चन क्या है, हमने दो सर्किट्स लिए, ठीक है, दोनों सर्किट में हम लोगों ने एक में A वायर के लिए ग्राफ कंडक्ट किया और एक में हमने B के लिए ग्राफ प्लॉट किया। दोनों के लिए V और I की रीडिंग्स नोट की और सेम ग्राफ पे प्लॉट किया, कंडीशंस दोनों के लिए सेम रखी थी। तो वो पूछ रहे A और B में किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, जिसका स्लोप ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि VI ग्राफ में स्लोप किसको दे रहा है, स्लोप की वैल्यू क्या है, R। तो इन दोनों में स्लोप किसका ज्यादा है, ये वाला का, A ग्राफ का, ठीक है। जो A लाइन है, जो ग्राफ A कंडक्टर के लिए बना है, A लेंथ ऑफ वायर के लिए बना है, उसके लिए ये स्लोप ज्यादा आ रहा है क्योंकि एंगल ज्यादा आ रहा है। स्लोप जो होता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंगल मेड बाय द लाइन विद द एक्स एक्सिस, ठीक है। और B के लिए ये ज्यादा आ रहा है, तो इसमें स्लोप किसका ज्यादा होगा, A का। तो इसमें रेजिस्टेंस भी किसका ज्यादा होगा, A का, क्योंकि स्लोप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। बट इन IV ग्राफ कंडीशन चेंजेस। इन IV ग्राफ में अगर हम सेम थिंग प्लॉट कर रहे हैं तो ये A के लिए आएगी, ये B के लिए आएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो स्लोप है वो हमें क्या दे रहा है, 1 बाय R दे रहा है, ठीक है। 1 बाय R का मतलब क्या है, जितना ये एंगल थीटा हो जाएगा, A ये थीटा बनाएगा और B ये बनाएगा, ठीक है। यहाँ पे रेजिस्टेंस किसका ज्यादा होगा, B का ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है 1 बाय R रेसिप्रोकल आ रहा है, ठीक है। अगर R ज्यादा है, अगर स्लोप ज्यादा है, स्लोप ज्यादा का मतलब क्या है, 1 बाय R ज्यादा है, 1 बाय R ज्यादा होने का मतलब क्या है, R कम है। तो R इसका कम किसका होगा, B का। देखो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट अगेन। अगर इसका A के लिए हम देखें, A का स्लोप क्या है यहाँ पे, फॉर A स्लोप इज लेस, स्लोप लेस का मतलब क्या है, 1 बाय R इज लेस। 1 बाय R की वैल्यू कम कब आएगी, इस पूरे की वैल्यू कब आएगी, जब R की वैल्यू ज्यादा होगी, व्हेन R इज मोर, ठीक है। R मोर होगा तभी 1 बाय R की वैल्यू कम होगी। क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर क्या होगा, इंक्रीज कर दिया तो पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अब B के लिए देखो, फॉर B स्लोप इज मोर, स्लोप मोर का मतलब क्या है, 1 बाय R इज मोर। अब 1 बाय R मोर कब होगा, जब डिनोमिनेटर कम होगा। जब डिनोमिनेटर छोटा होगा तो पूरी वैल्यू क्या होगी, ज्यादा। जब डिनोमिनेटर बड़ा होगा तो पूरी वैल्यू क्या होगी, कम। अब डिनोमिनेटर छोटा कब होगा, ये पूरी वैल्यू ज्यादा होगी, कब ज्यादा होगी, जब डिनोमिनेटर छोटा होगा, मतलब R इज लेस। तो इस केस में B वायर की जो रेजिस्टेंस है वो क्या है, कम। तो आपको ध्यान रखना है, हम V बाय I की ग्राफ की बात कर रहे हैं या I बाय V की ग्राफ की बात कर रहे हैं। तो आपको क्वेश्चन में जरूर देखना है कि y एक्सिस पे V प्लॉट है या y एक्सिस पे I प्लॉट है। अगर VI ग्राफ है, y एक्सिस पे V और x एक्सिस पे I, तो V बाय I जो है वो क्या होगा, R। और अगर y एक्सिस पे I है और x एक्सिस पे V है, तो I बाय V क्या देगा, R। तो इस केस में मोर द स्लोप लेसर विल बी द रेजिस्टेंस, एंड इस ग्राफ में मोर द स्लोप मोर विल बी द रेजिस्टेंस। ये चीज आपको बिल्कुल याद रखनी है क्योंकि ये एग्जाम में आती है। ओके, आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू। व्हाट इज रियोस्टैट, व्हाट इज वेरिएबल रेजिस्टेंस? अ कंपोनेंट व्हिच इज यूज्ड टू रेगुलेट द करंट विदाउट चेंजिंग द वोल्टेज सोर्स इज कॉल्ड रियोस्टैट। जो डेली लाइफ और प्रैक्टिकल सिचुएशंस होती है, अगर हम एक सर्किट में करंट चेंज करना है तो क्या चेंज कर सकते हैं, या तो बैटरी चेंज करो, ठीक है, या फिर आप उसके अंदर का रेजिस्टेंस चेंज कर दो। अब हर वक्त बैटरी को रिमूव करना और दूसरी बैटरी लगाना पॉसिबल नहीं होता, तो हम लोग वहाँ पे क्या करते हैं, रियोस्टैट लगाते हैं। तो रियोस्टैट इट्स लाइक इट्स अ लॉन्ग कॉइल, ठीक है, ये एक लॉन्ग कॉइल है
इस पॉइंट पे अलग रेजिस्टेंस होगा, इस पॉइंट पे अलग रेजिस्टेंस होगा, इस पॉइंट पे अलग रेजिस्टेंस होगा। सपोज हमने रियोस्टैट को यहाँ से यहाँ ज्वाइन कर दिया सर्किट में, ठीक है, ऐसे ज्वाइन कर दिया हमने, इस पॉइंट तक ज्वाइन कर दिया, तो इसी पॉइंट का रेजिस्टेंस कैलकुलेट होगा। अगर हमने इस पॉइंट को ज्वाइन कर दिया तो ये इतने का रेजिस्टेंस कैलकुलेट होगा। तो रियोस्टैट का वेरिएबल रेजिस्टेंस क्या है? इट्स अ कंपोनेंट जिसकी वजह से करंट को हम इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग द वोल्टेज सोर्स, उसको हम रियोस्टैट करते हैं। एक तो ऑप्शन होता है कि हम लोग फिक्स रेजिस्टेंस लगा दें, ठीक है, एक मटेरियल फिक्स लगा दे, उसकी लेंथ एरिया वगैरह कुछ चेंज नहीं कर रहे, ठीक है, तो उसमें एक फिक्स रेजिस्टेंस रहेगा और वोल्टेज भी चेंज नहीं कर रहे, तो करंट फिक्स फ्लो करता रहेगा। लेकिन अगर हमें करंट चेंज करना है तो हम क्या कर सकते हैं? या तो रेजिस्टेंस की लेंथ चेंज करो या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज करो, डिपेंडिंग अपॉन आवर रिक्वायरमेंट। तो उसका जो है रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा, रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा तो करंट भी चेंज हो जाएगा। तो हर वक्त एक वायर को निकालना दूसरी वायर को लगाना इट्स नॉट पॉसिबल, तो वहां पे हम रियोस्टैट लगाते हैं। रियोस्टैट के अंदर ऐसी सेटिंग्स होती है कि हम प्लग की लगाया, उस पॉइंट पे प्लग की लगाया तो उसकी पर्टिकुलर लेंथ और पर्टिकुलर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेट हो गया। तब हमने प्लग की रिमूव किया और दूसरा लगाया, तब भी दूसरी लेंथ और दूसरी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उसमें कनेक्ट हो गया। तो दूसरा कनेक्ट हो गया तो रेजिस्टेंस भी कनेक्ट हो गया, ठीक है, जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू भी चेंज हो गई। तो हाउ द रेजिस्टेंस वैल्यू चेंजेस? तो जब हम लोगों ने साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया, एक एक्टिविटीज की, उन्होंने क्या किया, जैसे हमने ओम्स लॉ के लिए सर्किट कनेक्ट किया था, ठीक है, उन्होंने भी वैसे ही सर्किट बनाया, लेकिन वहां पे डिफरेंट वायर्स ली, अलग अलग लेंथ की, अलग अलग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की, और उन्होंने वहां से रिजल्ट्स नोट किए। तो उन्होंने पाया कि जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ से। मतलब अगर मैं यहाँ पे एक वायर ली इतने लेंथ की और फिर एक वायर कनेक्ट की इतने लेंथ की, दोनों का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है, दोनों का नेचर ऑफ मटेरियल भी सेम है और टेम्परेचर भी सेम है, ठीक है। तो उन्होंने देखा इसके थ्रू जब करंट फ्लो हो रहा है वो उसके अकॉर्डिंग, उसकी वैल्यू के अकॉर्डिंग जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है लेंथ के। मतलब अगर लेंथ इंक्रीज कर दे, लेंथ अगर हमने ये ना लेके ये ली तो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गया। अगर हम लोगों ने लेंथ कम कर दी मटेरियल की तो रेजिस्टेंस भी क्या हो गया? कम हो गया, ठीक है। मतलब V इज इक्वल टू क्या होता है? IR, I क्या होता है? V/R। अगर रेजिस्टेंस कम हो गया, ठीक है, इसका रेजिस्टेंस ज्यादा है और इसका रेजिस्टेंस कम है, इसका रेजिस्टेंस कम है तो इस केस में I जो आया वो मोर आया और इस केस में I जो आया वो लेस आया। तो यहाँ से उन्होंने देखा कि रेजिस्टेंस जो है वो लेंथ के अकॉर्डिंग कैसे चेंज हो रहा है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मीन्स if we are increasing the length of the conductor then the length is also increases, if the resistance also increases, if the length of conductor is decreases then the resistance of the conductor is also decreases, ठीक है। तो R is coming out to be directly proportional to the length। अब खुद ही सोचो, अगर छोटी लेंथ होगी, ठीक है, तो उससे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इजीली पास ऑन हो जाएंगे, लेकिन अगर हम बड़ी लेंथ कर देंगे तो उसको टाइम लगेगा पास होने में, उसको ऑब्स्ट्रक्शन ज्यादा मिलेगी। इस केस में एटम्स ज्यादा मिलेंगे उसको अट्रैक्ट करने के लिए, तो उसको फ्लो करने में क्या लगेगा? थोड़ी ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। तो इसीलिए इस केस में जो रेजिस्टेंस है वो ज्यादा आ जाएगा और इस केस में रेजिस्टेंस जो है वो कम आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ एटम अट्रैक्शन के लिए, ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करने के लिए लेस है एज कम्पेयर टू दिस, ठीक है। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। नाउ उन्होंने क्या किया, सर्किट में एक इतनी थिकनेस की वायर ली और एक इतनी थिकनेस की वायर ली, तो उन्होंने देखा इसमें करंट ज्यादा आ रहा है और इसमें करंट कम आ रहा है। इट मींस जो रेजिस्टेंस है इट कम्स आउट टू बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। दिस इज एरिया ना, दिस इज एरिया। अगर हम लेंथ को मोटा कर रहे हैं, वायर को मोटा कर रहे हैं, तो करंट ज्यादा फ्लो कर रहा है, करंट इजीली फ्लो हो रहा है। अगर हम वायर को पतला कर रहे हैं तो करंट जो है वो धीरे धीरे फ्लो हो रहा है, कम फ्लो हो रहा है, उसकी रेजिस्टेंस क्या ज्यादा है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जो है, इस क्रॉस सेक्शन से जो इलेक्ट्रॉन है इन गिवन पर यूनिट टाइम, I क्या होता है? Q/P, ठीक है। और यहाँ से देखो
यहाँ से पर यूनिट टाइम में इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम फ्लो हो रहे हैं और यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, ज्यादा फ्लो हो रहे हैं। ज्यादा फ्लो होंगे तो करंट भी क्या होगा, ज्यादा। यहाँ पे कम फ्लो हो रहे हैं तो करंट क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो इसीलिए R जो है वो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। ऑब्वियसली एरिया ज्यादा होगा तो आप इजीली मूव कर पाओगे और एरिया कम होगा तो आप धीरे धीरे मूव करोगे, आपको ऑब्स्ट्रक्शन ज्यादा फील होगी। ठीक है, तो इन दोनों को जब उन्होंने कंबाइन किया तो R क्या आया, इज इक्वल टू रो L बाय ए। ठीक है, मतलब ऐसे किया, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएंगे तो कुछ कांस्टेंट आएगा which is equal to rho. Rho is called proportionality constant which is defined as resistivity of the material. Resistivity of material जो होता है it's a characteristic property of material. ये नेचर पे डिफाइन करती है। अगर हमने कॉपर वायर ली है, चाहे कितनी लेंथ की ली हो, चाहे कितने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की ली हो, उसका रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी। ठीक है, अगर हम लोगों ने एक कॉपर वायर ली है, एक आयरन की वायर ली है, एक निक्रोम की वायर ली है, तो तीनों की रेजिस्टिविटी डिफरेंट होगी। क्यों? क्योंकि हमने नेचर ऑफ मटेरियल चेंज कर दिया है। लेकिन अगर मैं कॉपर की वायर ले रही हूँ लेंथ 1 मीटर और एक दूसरी कॉपर की वायर ले रही हूँ 2 मीटर, एक और कॉपर की वायर ले रही हूँ 3 मीटर, तो इन तीनों की रेजिस्टिविटी जो है वो चेंज नहीं होगी। क्यों नहीं चेंज होगी? क्योंकि नेचर ऑफ मटेरियल चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, सेम हैपेंस विद द एरिया आल्सो। इफ आई चेंज द एरिया बट आई एम नॉट चेंजिंग द मटेरियल, देन आल्सो द रेजिस्टिविटी विल नॉट चेंज। रेजिस्टिविटी विल चेंज विद द नेचर ऑफ द मटेरियल एंड द टेम्परेचर। ठीक है, जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज होगा वैसे वैसे रेजिस्टिविटी भी क्या होगी, चेंज। तो रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल, जो रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल है वो सिर्फ किस पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ मटेरियल एंड द टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर चेंज होगा मटेरियल का तो रेजिस्टिविटी भी चेंज होगी। ठीक है, और मटेरियल अगर हम डिफरेंट मटेरियल लेंगे तो डिफरेंट रेजिस्टिविटीज आएगी। लेकिन अगर हम लेंथ और एरिया चेंज कर रहे हैं बट मटेरियल और टेम्परेचर सेम है तो रेजिस्टिविटी पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट इज लेंथ। ठीक है, जो रेजिस्टेंस होता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द मटेरियल। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस इज डिपेंड। अगर लेंथ ज्यादा करेंगे, ठीक है, तो रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा और लेंथ कम करेंगे तो रेजिस्टेंस भी कम होगा। एंड द सेकेंड फैक्टर इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अगर एरिया ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, एरिया कम होगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। तो रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। दिस इज द सेकेंड फैक्टर। थर्ड फैक्टर इज रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल। ठीक है, अगर मटेरियल चेंज करोगे तो रेजिस्टिविटी चेंज होगी, रेजिस्टिविटी चेंज होगी तो रेजिस्टेंस भी चेंज होगा। फोर्थ क्राइटेरिया इज टेम्परेचर। अगर हम सिर्फ प्योर मेटल्स की बात करें तो टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होता है, और टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो रेजिस्टेंस भी डिक्रीज होता है। लेकिन अगर इफ वी टॉक अबाउट द अलॉयज में टेम्परेचर का इफेक्ट रेजिस्टेंस पे कुछ भी नहीं पड़ता है। ठीक है, ये आपको जस्ट लर्न करना है, क्यों नहीं पड़ता, यू विल स्टडी इन द हायर स्टैंडर्ड्स। ओके, तो व्हाट आर द डिफरेंट फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिपेंड? There are 4 factors. First is length of the material. It is directly proportional to the length of the material. Second is area of cross section. It is inversely proportional to the area of cross section. Third is resistivity of the material and fourth is temperature. Okay, जैसे अगर मैं बात करूँ, ये R है, एक वायर ली है, इसकी लेंथ 1 मीटर है और एक और वायर है, इसकी लेंथ 2 मीटर है। तो इसका रेजिस्टेंस जो है वो इसके रेजिस्टेंस से इस मटेरियल का 2 मीटर वाले का जो रेजिस्टेंस है वो 1 मीटर के वाले मटेरियल के रेजिस्टेंस से डबल हो जाएगा। ठीक है, तो वो हम कैसे करते हैं न्यूमेरिकली हम देखेंगे। ठीक है, अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में डबल कर रही हूँ तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। अगर मैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हाफ कर रही हूँ तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज ऑल हाउ वी आर डिपेंडिंग, वी आर चेकिंग हाउ द रेजिस्टेंस। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द रेजिस्टिविटी। आपको पता है R इज इक्वल टू क्या होता है, रो L बाय ए। तो रो क्या होगा, R इंटू ए बाय एल। अगर हम एरिया को 1 मीटर स्क्वायर रख दें और लेंथ को 1 मीटर रख दें तो व्हाट विल हैपन, रो इज इक्वल टू R इंटू 1 अपॉन 1, दैट इज R इज इक्वल टू रो। ठीक है,
तो रेजिस्टिविटी जो है ऑफ अ सब्सटेंस इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफ द सब्सटेंस। एक सब्सटेंस लिया है, उसका लेंथ हमने 1 मीटर लिया है और एरिया क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर लिया है। उस केस में जब जो उसका रेजिस्टेंस होगा वो न्यूमेरिकली किसके इक्वल होगा, रेजिस्टिविटी के इक्वल होगा। तो रेजिस्टिविटी ऑफ सब्सटेंस इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफ रॉड ऑफ दैट सब्सटेंस व्हिच इज 1 मीटर लॉन्ग एंड 1 स्क्वायर मीटर इन क्रॉस सेक्शन एरिया। तो इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी वो हम निकालते हैं आर। रो की रो क्या होता है, रो इज, हम यहाँ से निकालते हैं, रो क्या होता है आर इंटू ए बाई एल। आर की क्या होती है ओम, एरिया की क्या होती है मीटर स्क्वायर, लेंथ की क्या होती है मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल, दैट इज रो मीटर। ठीक है, तो रो की जो ऐसा यूनिट होती है, ठीक है, रेजिस्टिविटी की जो ऐसा यूनिट होती है दैट इज ओम मीटर। क्या होता है ओम। कैसे कैलकुलेट किया, रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट इज ओम, एरिया की मीटर स्क्वायर, लेंथ की मीटर। ठीक है, मीटर से मीटर कैंसिल, तो रो इज इक्वल टू ओम मीटर। ठीक है, तो दिस इज एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। ये किसकी है, एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि रेजिस्टिविटी जो है वो सिर्फ नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर के साथ वेरी करती है। अगर मटेरियल चेंज नहीं होगा तो रेजिस्टिविटी भी चेंज नहीं होगी। एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है, आपको 2 वायर्स दे देते हैं सेम मटेरियल की, अलग अलग लेंथ एंड अलग अलग क्रॉस सेक्शन, और पूछते हैं कि रेजिस्टिविटी किसकी ज्यादा होगी। तो आप लोग अनकॉन्शियसली आप किसकी ज्यादा कम कर देते हैं, जिसका लेंथ ज्यादा होता है उसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा कर देते हैं। नहीं, दोनों की रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी, दोनों की सेम रहेगी, क्योंकि मटेरियल चेंज नहीं किया। अगर मटेरियल चेंज किया है तो आप देखोगे कि हमने कौन सा मटेरियल लिया है। इन योर एनसीईआरटी बुक ऑफ पेज नंबर 207 there is a table given for the electrical resistivity of some substances at 20 डिग्री सेल्सियस। 20 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर फिक्स करके रेजिस्टिविटी नोट की गई है कंडक्टर्स, अलॉय एंड इंसुलेटर्स। अगर आप टेबल को कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे सबसे कम रेजिस्टिविटी जो है वो सिल्वर की है। तो सिल्वर आपको पता है इट्स अ बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वाई रेजिस्टिविटी कम है तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो। रेजिस्टिविटी कम है तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, कम होगा। रेजिस्टेंस कम होगा तो इलेक्ट्रिकल फ्लो क्या होगा, बहुत अच्छा होगा। ऑब्स्ट्रक्शंस कम होंगे तो इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, कॉपर और एल्यूमिनियम की जो है वो सिल्वर से थोड़ी ज्यादा है, बट दे आर वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसीलिए हम इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन में यूज कर सकते हैं। सिल्वर को क्यों नहीं करते, क्योंकि सिल्वर बहुत एक्सपेंसिव होता है, अदरवाइज हम सिल्वर को यूज करते हैं। बट कॉपर और एल्यूमिनियम सिल्वर के जितना एक्सपेंसिव नहीं होता, और साथ में दे आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दे हैव कंपैरेबली लो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। ठीक है, जो सिल्वर, कॉपर और एल्यूमिनियम की आप रेजिस्टिविटी देखेंगे तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है। इसीलिए वी कैन यूज द कॉपर एल्यूमिनियम फॉर द एज अ वायर फॉर द इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन। ठीक है, एज यू गो डाउन आप अलॉयज की देखेंगे तो अलॉयज की इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी कंडक्टर से बहुत ज्यादा है। ऑल्दो अलॉय इज मेड अप ऑफ मेटल्स, अलॉय किस चीज का बना हुआ है, मेटल्स का बना हुआ है। जिन मेटल्स का बना हुआ है उनकी रेजिस्टिविटी कम है, बट जब वो मेटल्स का माइन होकर अलॉय बन रहे हैं तो उनकी रेजिस्टिविटी उनसे ज्यादा आ रही है। नेक्स्ट इज इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स की रेजिस्टिविटी तो बहुत ही ज्यादा है, इसीलिए इंसुलेटर से करंट फ्लो नहीं कर सकता। तो इंसुलेटर से अगर आप करंट फ्लो कराओगे तो सारी इलेक्ट्रिसिटी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, हीट में। हीट में कन्वर्ट होते ही इंसुलेटर जो है वो बर्न हो जाएगा। तो इसीलिए कभी भी हम इंसुलेटर्स यूज नहीं करते। तो जहाँ पे हमें फ्लो ऑफ करंट बहुत अच्छा चाहिए हम कंडक्टर्स यूज करते हैं, लेकिन जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिसिटी को हीट में कन्वर्ट करना है, लाइक हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल, यू नो, जितनी भी हीटिंग डिवाइसेस है, इलेक्ट्रिक टोस्टर है, इलेक्ट्रिक आयरन है, गीजर्स है, वहाँ पे हमें इलेक्ट्रिसिटी को किस में कन्वर्ट करना होता है, हीट में। तो वहाँ पे हम लोग क्या यूज करते हैं, हीट में कन्वर्ट करना है, वहाँ पे हम अलॉय यूज करते हैं। क्यों अलॉय यूज कर सकते हैं, आपको भी मैम इंसुलेटर भी तो यूज कर सकते हैं। इंसुलेटर इसलिए यूज नहीं करते वहाँ पे क्योंकि जब इंसुलेटर से करंट फ्लो होता है, ऑल्दो इलेक्ट्रिसिटी इज कन्वर्टेड इनटू हीट, सबसे ज्यादा उसी में कन्वर्ट होती है, लेकिन वो बर्न हो जाता है, वो जल जाता है। इंसुलेटर इतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस होते हैं कि इंसुलेटर बर्न हो जाता है, आपकी डिवाइस खराब हो जाती है, सर्किट ब्रेक हो जाता है। तो उसके लिए ऑप्शन निकाला गया अलॉय।
जो अलॉयज होते हैं उनकी रेजिस्टिविटी कंडक्टर से ज़्यादा है बट इंसुलेटर से कम है, और इतनी है कि वो इलेक्ट्रिसिटी को किस में कन्वर्ट करें, कंसिडरेबली अमाउंट ऑफ हीट में कन्वर्ट कर देते हैं। एंड दे डू नॉट ऑक्सीडाइज, वो ऑक्सीडाइज्ड नहीं होते, दे डू नॉट ऑक्सीडाइज। ऑक्सीडाइज का मतलब दे डू नॉट बर्न, वो आप हीट करने पे, आप इलेक्ट्रिसिटी पास करने पे वो बर्न नहीं करते, ठीक है। बट इंसुलेटर जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, वो बर्न हो जाते हैं, हमारे डिवाइस खराब हो जाते हैं। तो दीज आर द रीजंस व्हाई वी आर यूजिंग अलॉय इंस्टेड ऑफ कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। कंडक्टर्स को यूज ही नहीं कर सकते क्योंकि कंडक्टर्स के थ्रू करंट क्या होगा, इजीली फ्लो हो जाएगा। कंडक्टर आर नॉट एबल टू कन्वर्ट द इलेक्ट्रिसिटी टू द हीट एनर्जी, तो कंडक्टर्स ऑप्शन ही नहीं है। आप ये भी लिख सकते हो कि उनकी रेजिस्टिविटी बहुत कम होती है। और इंसुलेटर्स जो होते हैं उनके ऑल्दो रेजिस्टिविटी इज वेरी हाई बट वो ऑक्सीडाइज और बर्न हो जाते हैं, तो अलॉय विल बी द बेटर ऑप्शन। तो इसीलिए जो हमारी जितनी भी इलेक्ट्रिक आयरन टोस्टर्स वगैरह इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस है उसमें हम लोग टंगस्टन यूज करते हैं। क्यों? बिकॉज जो टंगस्टन वगैरह है उनकी जो रेजिस्टिविटी है वो कंडक्टर से क्या है, बहुत ज़्यादा है। आई होप द रेजिस्टिविटी पोर्शन इज क्लियर टू यू। आपको ये ध्यान रखनी है, जो रेजिस्टिविटी है वो लेंथ एरिया पे डिपेंड नहीं करती, वो सिर्फ नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। और जो रेजिस्टेंस है वो लेंथ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, रेजिस्टिविटी दैट इज नेचर ऑफ मटेरियल। रेजिस्टिविटी का मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट द नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। एज टेम्परेचर इंक्रीजेस रेजिस्टेंस विल इंक्रीज, एज टेम्परेचर विल डिक्रीज रेजिस्टेंस विल डिक्रीज। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। जो अलॉय की रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है। आप कितना ही टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज करें उसकी जो रेजिस्टेंस है वो चेंज नहीं होती। तो दिस इज ऑल अबाउट रेजिस्टिविटी। आपको एसआई यूनिट के बारे में अच्छे से लर्न करना है, सबकी एसआई यूनिट अच्छे से लर्न होनी चाहिए। इन द नेक्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू द R is equal to rho L by A. This is proportionality constant which is known as rho resistivity, और इसकी SI यूनिट क्या होती है, ओमेगा मीटर। Thank you. If you like my video, please subscribe my channel on YouTube. That is with the name Grisha Conceptual Classes for Science and Mathematics, and please like my video on my Facebook page.